हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। इससे पहले मैंने आपको डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया हुआ था। इस लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंसर सर्किट के लिए मैं काफ़ी सारे लेक्चर बना चुका हूं, तो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उन्हें वॉच कर लें, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे सारे लेक्चर तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आपके लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे से काम करते रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने एक फेसबुक पेज भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है आप लोगों के लिए, अपनी क्यूरीज, अपने डाउट डिस्कस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं उसे ज्वाइन करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कुछ लिंक नीचे बुक्स के लिए भी दी हुई है जो आप परचेज कर सकते हैं अपनी गेट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया हुआ था, उसकी ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है डी फ्लिप फ्लॉप में वो होता है काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप से हम काफ़ी सारे काउंटर डिजाइन करते हैं, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर एंड बहुत सारे काउंटर। मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। ये सारे काउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काउंटर डिजाइनिंग किस तरह से होती है, यहाँ पे मैं आपको बेसिक काउंटर डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, मैंने इसे ब्लॉक डायग्राम से शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट है हमारे पास डी एंड इसके दो आउटपुट मिल रहे हैं हमें क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है इसे फीडबैक किया इनपुट में। अब इससे देखते हैं हमारे पास होता क्या है। इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो है 0, तो यहाँ पे हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो 1 है ये फीडबैक होगा हमारे पास इनपुट में, एंड डी फ्लिप फ्लॉप में जब हम इनपुट देते हैं 1 तो हमें आउटपुट मिलता है 1, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद हमें मिल रहा है 1। सेकेंड क्लॉक पल्स जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 वो यहाँ पे फीडबैक होगा एंड इनपुट में हमें अप्लाई होगा 0, तो उसके बाद आउटपुट में हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस रिपीट हो रहा है 2 क्लॉक पल्स के बाद में। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था जितनी क्लॉक पल्स के बाद हमारा सीक्वेंस रिपीट होता है उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ काउंटर। तो यहाँ पे हमारा जो काउंटर है उसका मोड होगा 2। तो यहाँ पे हमारा जो काउंटर है उसका मोड होगा 2। आफ्टर 2 क्लॉक पल्स इट रिपीट सीक्वेंस, दैट इज इट इज़ अ मोड 2 काउंटर। एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया हुआ था कि जितने मोड होते हैं हमारे पास तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई मोड करते हैं तो हमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट फ्रिक्वेंसी है 24 किलो हर्ट्ज एंड इसके लिए पूछा जाए हमसे कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 24 डिवाइड बाई मोड। मोड है हमारे पास यहाँ पे 2, तो 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी 12 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर 24 किलो हर्ट्ज हमारे पास इनपुट फ्रिक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बेसिक काउंटर डिजाइनिंग यहाँ मैंने करके दिखाई हुई है आपको, एंड इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम आगे दूसरे काउंटर डिजाइन करेंगे। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा मकसद था आपको कंसेप्ट समझाना, मोड क्या होता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होती है एंड सीक्वेंस रिपीट होना क्या होता है। तो वो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में वो पूछे जाते हैं वेव फॉर्म से रिलेटेड। आपको काउंटर दिया होगा एंड ऑप्शन में उसकी वेव फॉर्म्स दी होंगी, तो हमें ऑप्शन देख के समझ में नहीं आता कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हम वेव फॉर्म के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते नहीं हैं। तो जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने लिया हुआ था यहाँ पे उसे हम वेव फॉर्म से भी समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे थे तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म हमें मिलेगी इस तरह से, दैट इज़ 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो काउंटर है वो है मोड 2 काउंटर। मोड 2 काउंटर का मतलब है इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो क्लॉक फ्रिक्वेंसी की हाफ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमारी जो वेव फॉर्म बन रही है वो इस तरह से बन रही है। जैसे ही हमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिल रही है 0 to 1, एंड इससे पहले वाले आप सर्किट को देखेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक एरो का साइन यूज़ किया हुआ है क्लॉक फ्रिक्वेंसी में। एंड मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसे एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वहाँ पे एक बबल लगा होता तो इसका मतलब होता है निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग में हमारे पास वेव फॉर्म डिफरेंट मिलती। यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब होता है जब हमारी वेव फॉर्म चेंज होती है फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेव फॉर्म चेंज हो रही है 0 to 1, तो यहाँ पे हमारी वेव फॉर्म चेंज होगी 0 to 1, एंड ये तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक हमें सेकंड क्लॉक पल्स नहीं मिलती। तो सेकंड क्लॉक पल्स मिलेगी हमें सेकंड पॉजिटिव एज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 1 चेंज हो रही है हमारी क्लॉक पल्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगी सेकंड क्लॉक पल्स। जब सेकंड क्लॉक पल्स मिलेगी तो हमारी जो वेव फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी 1 to 0, एंड इसके बाद ये 0 पे कांस्टेंट रहेगी जब तक हमें सेकंड क्लॉक पल्स नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्लॉक पल्स मिल रही है हमें 0 to 1, तो यहाँ पे हमारी जो वेव फॉर्म है वो चेंज होगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी, एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 12 किलो हर्ट्ज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था फ्लिप फ्लॉप के लिए, फ्लिप फ्लॉप इज़ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी फ्लिप फ्लॉप होगा वो भी होगा 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। एंड यहाँ पे हम लेवल ट्रिगरिंग यूज़ कर रहे हैं। जब लेवल ट्रिगरिंग हम यूज़ करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में तो उसे हम बोलते हैं लैच। तो यहाँ पे लेवल ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैच। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया डी फ्लिप फ्लॉप होता है 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। अगर हमें 1 बिट से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जब मैं एक डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1 बिट, तो ये हो गया हमारा 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। अगर मैं यहाँ पे बैक टू बैक 2 डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करूँ इस तरह से तो मुझे आउटपुट में 2 बिट्स मिलेंगे, एंड हमारा डिवाइस होगा 2 बिट स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरह से अगर मुझे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स बढ़ाने होंगे। व्हेन वी नीड मोर देन 1 बिट स्टोरेज देन वी यूज़ ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। जब नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ग्रुप बनेगा, एंड दिस ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज़ नोन एज रजिस्टर्स, एंड ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज़ नोन एज मेमोरी। तो मेमोरी हमारी क्या होती है, जो हमने पढ़ा हुआ था पहले रोम। तो रोम कुछ नहीं होता है, इट इज़ ओनली अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे मेमोरी डिज़ाइन होती है। मेमोरी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ आपको। वहाँ पे मैंने रोम में बताया हुआ था कि जो हमारी मेमोरी का साइज़ होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power of n क्रॉस m के फॉर्मेट में। यहाँ पे जो n होता है हमारा वो होता है एड्रेस लाइन, एंड जो m होता है हमारा वो होती है हमारे पास डाटा लाइन। एंड ये जो कंप्लीट फंक्शन है 2 to the power of n, ये होती है हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए 1 किलोबाइट मेमोरी, तो 1 किलोबाइट मेमोरी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 किलो का मतलब होता है 2 to the power of n, तो इसे हम लिखेंगे 2 to the power of n, एंड बाइट है यहाँ पे, बाइट होती है हमारे पास 8 बीट्स, तो इसे हम लिखेंगे क्रॉस 8। तो अगर हमें 1 किलोबाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अगर हमें बाइट दिया होता है तो बाइट का मतलब होता है 8 बीट। इसी तरह से अगर हमें निब्बल दिया होता तो निब्बल का मतलब होता है यहाँ पे 4 बीट्स, एंड यहाँ पे वर्ड भी होता है हमारे पास, वर्ड का मतलब होता है 16 बीट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। बाइट का मतलब होता है 8 बीट, निब्बल का मतलब होता है 4 बीट, एंड वर्ड का मतलब होता है 16 बीट। तो अगर हमसे पूछा जाए 1 किलोबाइट तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 to the power of 10 क्रॉस 8, या फिर इसे हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1k क्रॉस 8। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं मेमोरी से, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ वी हैव 256 क्रॉस 1 मेमोरी चिप एंड वी रिक्वायर्ड 1k क्रॉस 8 साइज, देन हाउ मैनी चिप्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारे पास जो चिप्स अवेलेबल हैं वो है 256 क्रॉस 1, एंड हमें रिक्वायरमेंट है 1k क्रॉस 8। तो यहाँ पे हमें बताना है कितनी चिप्स यहाँ पे लगेंगी रिक्वायर्ड साइज़ के चिप को बनाने के लिए।
तो इसे हम किस तरह से करते हैं, इससे पहले मैं आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज़ कनेक्शन। अब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है एंड सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, इसे हम समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने एक नोट लिखा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ मेमोरी इज़ यूज टू गेट रिक्वायर्ड डाटा साइज। मैंने अभी आपको बताया कि हम मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, एंड यहाँ पे जो m होता है हमारे पास वो होता है डाटा साइज, वो रिप्रेजेंट करता है डाटा साइज को। एंड यहाँ पे जो ये 2 to the power of n फंक्शन है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन को। तो अगर हमें रिक्वायर्ड डाटा साइज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1K×4 की मेमोरी चिप अवेलेबल है एंड हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1K×8 की, तो 1K×8 की चिप को हम 1K×4 की चिप की हेल्प से किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो दोनों ही चिप में सेम है, दैट इज़ 1K। यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे पास डाटा साइज। तो अभी मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड डाटा साइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट चिप ली एंड यहाँ पे मैंने सेकंड चिप ली। यहाँ पे हमारे पास चिप की साइज़ है 1K×4, तो इसका मतलब है 2 to the power of 10×4। एंड यहाँ पे जो 10 है वो एड्रेस लाइन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस लाइन लिखी A0 to A9 एंड यहाँ पे भी हमारे पास एड्रेस लाइन होगी A0 to A9। जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एड्रेस लाइन है ये दोनों ही चिप में कॉमन यूज़ होंगी एंड यहाँ पे चेंज होगा हमारे पास डाटा लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा साइज हमें मिल जाएगा। तो इस तरह के कनेक्शन से जो हमारी नई चिप बनेगी उसका साइज होगा 1K×8। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डाटा साइज वी यूज़ पैरेलल कनेक्शन। इसी तरह से इफ़ वी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, if we required number of memory location then we use series connection of chips। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीरीज कनेक्शन करेंगे। अगर हमें डाटा साइज में चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो अब फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वी हैव 256×1 मेमोरी चिप एंड वी रिक्वायर्ड 1 किलोबाइट मेमोरी चिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 to the power of 10×8 एंड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल चिप है 256×1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा साइज है 1 एंड हमारी रिक्वायरमेंट है 8। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 8 पैरेलल कनेक्शन करने होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आप देख सकते हैं 8 पैरेलल कनेक्शन हमने किए हुए हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने यूज़ की फर्स्ट चिप, यहाँ पे सेकेंड चिप, यहाँ पे थर्ड चिप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। तो इस तरह से जब हम कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 256×8, 256×8। एंड यहाँ पे आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास 1 किलो। 1 किलो का मतलब होता है 1024 एंड यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लोकेशन है 256। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो मेमोरी लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है उसकी 4 टाइम्स हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज़ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 सीरीज़ कनेक्शन किए इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज़ कनेक्शन के बाद नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन हमें मिलेगी 1 किलो, दैट इज़ 1024 एंड पैरेलल कनेक्शन के बाद हमें डाटा साइज मिलेगा ×8। तो इस तरह से जो मेमोरी हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है उसकी साइज़ होगी हमारे पास 1 किलोबाइट एंड नंबर ऑफ़ चिप्स कितनी यहाँ पे यूज़ हुई हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चिप्स पैरेलल कनेक्शन में एंड यहाँ पे 4 सीरीज़ कनेक्शन यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल चिप्स होगी 8×4 दैट इज़ 32। तो टोटल 32 चिप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 किलोबाइट मेमोरी फ्रॉम 256×1 मेमोरी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन गेट में भी पूछे गए हैं पहले एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पहले पूछे गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है रजिस्टर। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज़ नोन एज रजिस्टर। अब यहाँ पे रजिस्टर हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास SISO दैट इज़ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर।
सेकंड है हमारे पास SIPO, दैट इज़ सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। थर्ड है हमारे पास PISO एंड इसके बाद है हमारे पास PIPO, दैट इज़ पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट एंड पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मेंशन किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल से मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट हमारे पास क्या होता है। अगर मैं दो डी फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करूँ एंड जो फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा उसे मैं अप्लाई करूँ ऐसा इनपुट सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए, एंड यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह का जो ग्रुप हमें मिलेगा ये होगा हमारे पास रजिस्टर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम डाटा अप्लाई करते हैं 1 0, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो कनेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सीरियली इनपुट हो रहा है एंड यहाँ पे जो हमारा डाटा है देख सकते हैं आप सीरियली आउटपुट हो रहा है। तो सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि कितनी क्लॉक पल्स यहाँ पे लगेंगी इनपुट के लिए एंड कितनी क्लॉक पल्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगी आउटपुट के लिए। तो अगर हमारे पास रजिस्टर है सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, तो इसके लिए हमारे पास n इनपुट क्लॉक पल्स यूज़ होगी एंड n-1 आउटपुट क्लॉक पल्स यूज़ होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आप अच्छे से नोट कर लें एंड इसे अच्छी तरीके से समझ लें क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर हमारे पास रजिस्टर है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो इसके लिए हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट क्लॉक पल्स यूज़ होंगी एंड 0 आउटपुट क्लॉक पल्स यूज़ होंगी। अगर हमारे पास पैरेलली आउटपुट है तो यहाँ पे 0 आउटपुट क्लॉक पल्स यूज़ होंगी। इसी तरह से पैरेलल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर है, तो पैरेलल इन के लिए हमारे पास 1 क्लॉक पल्स यूज़ होगी एंड सीरियल आउट के लिए हमारे पास n-1 क्लॉक पल्स यूज़ होंगी। अगर हमारे पास रजिस्टर है PIPO, तो पैरेलल इन के लिए हमारे पास 1 क्लॉक पल्स यूज़ होंगी इनपुट में एंड पैरेलल आउटपुट के लिए हमारे पास 0 क्लॉक पल्स यूज़ होगी आउटपुट में। तो सिंपल है ये, अगर हमारे पास सीरियल इनपुट है तो n क्लॉक पल्स यूज़ होगी, अगर हमारे पास सीरियल आउटपुट है तो n-1 क्लॉक पल्स यूज़ होगी, अगर हमारे पास पैरेलल इनपुट है तो 1 क्लॉक पल्स यूज़ होगी, अगर हमारे पास पैरेलल आउटपुट है तो 0 क्लॉक पल्स यूज़ होगी। बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है एंड ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रजिस्टर से, तो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, इस टाइप से गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा जो है वो सीरियली एंटर होगा। तो ये जो रजिस्टर है वो है सीरियल इनपुट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट हमें मिल रहा है पैरेलली, तो यहाँ पे ये हो गया पैरेलल आउटपुट। तो आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रजिस्टर आपके सामने शो किया हुआ है ये किस टाइप का रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर होगा हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। एंड इससे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आफ्टर 4 क्लॉक पल्स आउटपुट विल बी। अब इस तरह के सर्किट में आपको देखना है कि 4 क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई की जाती है तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3rd एंड 4th डी फ्लिप फ्लॉप है इसके आउटपुट को अप्लाई किया गया है एज अ इनपुट XOR गेट में। यहाँ पे हमारे पास इनिशियली डाटा अवेलेबल है 1 0 1 1, तो यहाँ पे 1 एंड 1 अप्लाई किया गया है XOR गेट में एंड 1 1 के लिए हमारे पास XOR गेट का आउटपुट होता है 0, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 0 जो कि एज अ इनपुट अप्लाई होगा यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे हम 1 क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, राइट शिफ्ट रजिस्टर, तो हमारे पास ये जो डाटा है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने क्लॉक पल्स दी तो ये जो 1 है ये राइट साइड में शिफ्ट होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास 0 एंटर होगा तो हमें नया डाटा मिलेगा 0 एंड ये जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट डाटा मिलेगा 1 0 1 0 1 0 1। इसके बाद जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd एंड 4th डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है हमारे पास 0 1 एंड 0 1 के लिए XOR गेट का आउटपुट होता है हमारे पास 1 जो कि एज ए इनपुट अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्लॉक पल्स के बाद न्यू डाटा मिलेगा 1, ये 1 जो है यहाँ पे आएगा एंड ये जो है हमारे पास राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो नया डाटा हमें मिलेगा 1 0
1 0। इसके बाद जब हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 जो है XOR गेट में जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे। तो इनपुट हमें मिलेगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमें मिला 1 एंड ये जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 0 1। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे तो ये 1 0 जो है वो जाएगा XOR गेट में। इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा एज ए इनपुट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड ये जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 1 1 एंड 0। तो आफ्टर 4 क्लॉक पल्स हमारे पास जो आउटपुट डाटा हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 1 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1 1 1 एंड 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं एंड इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा आगे। जब हमारा डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।